हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। छात्रों, आज हम चल रहे हैं विलेन के चैप्टर के दूसरे पार्ट की तरफ। अब दूसरी बात करते हैं छात्रों। दूसरी विधि क्या होती है? मोलरता मान लो, मोलरता, इसे बोलते हैं मोलैरिटी। और इसे व्यक्त किससे किया जाता है छात्रों? इसे कैपिटल एम से व्यक्त किया जाता है। इसको क्या है, अगर हम यहीं पर दिखा दें तो इसे कैपिटल एम से व्यक्त किया जाता है। अब मोलैलिटी को यानी मोललता को स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। तो हम यहाँ बता दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि मोलैलिटी होती क्या है। छात्रों, इसको हम ज़्यादा लिखेंगे नहीं, समझने की कोशिश करें। 1 लीटर विलय में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्या? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। तो सूत्र क्या हो जाएगा मोलरता का? मोलरता बराबर, यानी कैपिटल एम इसे व्यक्त कर सकते हैं, विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, किसमें? लीटर में। लीटर में। अगर इसको तोड़ा जाएगा छात्रों तो इसको तोड़ भी सकते हो आसानी से। विलय की मोल संख्या क्या होती है? विलय का भार या विलय का द्रव्यमान बटे विलय का अणुभार या विलय का मोलर मास। तो हम इसे संक्षेप में लिख सकते हैं। इसको तोड़ो मोल कैसे निकाले जाते हैं? तो उसका सूत्र होता है, अगर विलय के परिप्रेक्ष्य है, विलय का द्रव्यमान किसमें होना चाहिए? ग्राम में, बटे विलय का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, या इसे मोलर द्रव्यमान भी बोलते हैं। मोलर मास द्रव्यमान, इसे मोलर द्रव्यमान भी बोला जाता है। विलय का आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान या अणुभार, इसे और दूसरी चार विलय का आणविक द्रव्यमान को अणुभार भी कहा जाता है। बटे अगर विलयन का आयतन ml में कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? यहाँ उसको डिवाइड कर दीजिएगा। विलयन का आयतन इसे भी वही से कर लीजिए। अगर ml में है, तो 100 से इसको भी डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक, अगर इसको सूत्र निकाल लीजिए, विलय का द्रव्यमान अगर हम मान लो स्मॉल w से व्यक्त कर लेते हैं, और इसको क्या हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। विलय का आणविक द्रव्यमान स्मॉल m से, विलय का आयतन अगर ये है, ये किस में होना चाहिए? ml में, और बटे 1000। तो और फार्मूला क्या निकल जाएगा? W ये नीचे आ जाएगा, स्मॉल m नीचे आ जाएगा, और ये V यहाँ हो जाएगा, और 100 ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारी मोलरता का सूत्र बन जाएगा। ये मोलरता का सूत्र हो जाएगा। यहाँ ये विलय का द्रव्यमान है। क्या है? विलय का द्रव्यमान है। स्मॉल m क्या है? स्मॉल m तुम्हारा विलय का आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान या अणुभार है। v क्या है तुम्हारा? विलयन का आयतन किसमें है? ml में है, जो हमने यहाँ लिखा था ml में, वही आयतन है, और 1000 से भाग दे दोगे। अगर ये फार्मूला सीधे याद रखो, ये वाला, तो ज़्यादा बेटर आप लोगों छात्रों के लिए रहेगा। विलय की मोलों की संख्या, विलय का आयतन लीटर में, अगर आयतन लीटर में कर लो, ml में दिया है तो उसे लीटर में डिवाइड कर सकते हो 1000 से भाग दे करके। विलय का मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है? विलय के द्रव्यमान को हम विलय के अणुभार से भाग दे देंगे। और कभी कभी इसे विलय का द्रव्यमान के साथ विलय का भार भी लिखा जाता है। विलय का भार बटे अणुभार इसे बोल दिया जाता है। और इसे कभी कभी यहाँ पर अणुभार लिख दिया जाता है। ठीक,
तो विलेय का भार बटे अणुभार भी, अर्थात मोलों की संख्या के लिए ये ऐसे भी कभी कभी लिख दिया जाता है। मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या हो जाता है, शॉर्ट में बोल देते हैं विलेय का भार यानी ग्राम में बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, ये भी वर्ड बोला जाता है। ठीक, तो सेम चीज़ है जो जैसे इधर यहाँ इतना पार्ट की वही चीज़ यहाँ पर पेज में हमने बता दी है। तो ये तुम्हारी हो गई मोलरता, जो मोलरता के परिपेक्ष में ये हमने इक्वेशन दिखाई है, इसको संक्षेप में बताने के लिए कोशिश की है छात्रों। तो इस तरीके से बहुत से प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी छात्रों, हमारे बोर्ड परीक्षाओं में भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो आराम से निकाल सकते हो। कोई पदार्थ दिया हो, जैसे मान लीजिए अगर सपोज हमने दे दिया, एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको, जैसे मान लीजिए 10.6 ग्राम अगर क्वेश्चन दिया जाए, ग्राम Na2CO3 को 500 ml जल में, ये क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चों, समझने की कोशिश करें। यहाँ पर जैसे ml जल में, ये एग्जाम्पल है, घोला गया है तो Na2CO3 की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता ज्ञात कीजिए। इस तरीके से प्रश्न आ जाते हैं, याद कीजिए। बड़ा गड़बड़ियाँ हो रही हैं, क्या बात है भाई। सिंपल है, कैसे मोलरता निकालोगे, वही फार्मूला डाल दीजिए या ये वाला फार्मूला डाल दीजिए। इधर लिखने का तरीका क्या होता है, आप बहुत अच्छे तरीके लिखने के लिए प्रश्नानुसार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जब आप उसको हल करेंगे तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। तरीका तो यही होता है। प्रश्न क्या कह रहा है, विलेय का भार कितना, अर्थात स्मॉल w कितना है 10.6 ग्राम, आयतन कितना है V बराबर 100 500 ml, ये 100 ग्राम था, ये 500 ml। अणुभार ये दिया नहीं हुआ है। सोडियम बाइकार्बोनेट का अणुभार निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, Na2CO3 में सोडियम 23 है, 23 दूना कितना हो जाएगा 46, प्लस कार्बन का 12, प्लस सोड़तियाँ 48 यहाँ पर हो जाएगा। तो 48 जब हो जाएगा तो ओवरऑल जब आप इसे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 106 आ जाएगा छात्रों। 8 2 10 और 6 106 और 10 106, ठीक 106। तो ये तुम्हारा मोलर मास हो गया। मोलर मास मतलब आणविक द्रव्यमान या अणुभार समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, तो ये मोलर मास हो गया। तो ये फार्मूला आप इसमें डाल दीजिए, फटाक से बहुत जल्दी निकल आएगा। मोलर टी बराबर क्या हो जाएगा, ये इसी में डायरेक्ट डाल दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10 ग्राम 10.6 गुणे 1000 बटे ये गुणे 500, तो ये 2 बार चला जाएगा इसके परिपेक्ष में। यहाँ से ये 10 गुना है, ठीक, तो ये ऊपर चला जाएगा, अर्थात इसकी मोलरिटी जो आएगा 0.2 मोल प्रति लीटर आ जाएगा। समझ गए, 0.2 मोल प्रति लीटर, क्योंकि 10 बार चला जाएगा, 10 से भाग दे दिया तो 0.2 मोल प्रति लीटर आ जाएगा। इस तरीके से मोलरिटी हम किसी भी प्रश्न की या किसी भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं तो हम आराम से उसे निकाल सकते हैं छात्रों। तो अब बात कर लेते हैं छात्रों मोलरता के परिपेक्ष में। चलिए अब बात करते हैं छात्रों मोललता, अंग्रेजी से मोलैलिटी बोलते हैं, मोलैलिटी, और इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं छात्रों, ठीक, वो कैपिटल M से मोलरता प्रदर्शित करती है, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या होता है छात्रों, मोलरता मोलैलिटी में अंतर क्या है, वहां पर विलयन लीटर में था, अब यहाँ पर विलयन की बात नहीं होगी, विलय की मोलों की संख्या विलायक के 1 किलोग्राम में, यानी विलायक के 1 किलोग्राम में
विलय के मोलों की कितनी संख्या घुली हुई है वो उसकी मोललता कहलाती है। अर्थात फिर से संक्षेप में बोल देते हैं, विलायक के 1 किलोग्राम में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो इसका क्या, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा मोललता का? विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलायक द्रव्यमान, किसमें? किलोग्राम में। विलायक का द्रव्यमान, विलायक के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। इस तरीके से आप किसी को भी आराम से निकाल सकते हो। मोल की संख्या के लिए वही बात है, मोल कैसे निकाले जाते हैं अभी हमने जिसके पहले बात किया है, यानी विलय का द्रव्यमान, द्रव्यमान किसमें? ग्राम में, बटे विलय का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान या मोलर मास, यानी मोलर द्रव्यमान भी से बोला जाता है, या अणुभार, बात वही चीज़ है सब चीज़ें, ठीक। आणविक द्रव्यमान, मोलर मास, अणुभार, ये सब एक ही चीज़ है, समझ लीजिए आप, ठीक। थोड़ा अंतर होता है, न्यूमेरिकल तौर पर मोलर मास के बराबर ही आणविक द्रव्यमान यानी अणुभार होता है। इसे ग्राम द्रव्यमान भी कहा जाता है, ग्राम आणविक द्रव्यमान भी से बोला जाता है। चलिए उसे समझने की जरूरत नहीं, फिलहाल इतना ही समझ लीजिए। अब विलायक का द्रव्यमान अगर ग्राम में हो तो भाग दे सकते हो। द्रव्यमान अगर विलायक का द्रव्यमान अगर ग्राम में दिया हुआ है, मान लीजिए ग्राम में दिया हुआ है, अगर ग्राम में दिया हुआ है तो 1000 से इसे भी आप भाग दे करके किलोग्राम में बदल लेंगे। तो इस तरीके से आप मोललता निकाल सकते हो, किसी चीज़ की भी मोललता निकाल सकते हो। सपोज एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न पूछ दिया जाए कि 4 ग्राम NaOH को 100 ग्राम जल में घोला गया है, तो इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा छात्रों? बहुत सिंपल है, वही फार्मूले डालेंगे। विलय की मोलों की संख्या हम अगर हल करते हैं तो लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, इस तरीके लिखा जाता है प्रश्नानुसार। लिखने का तरीका भी बता देते हैं आप लोग छात्रों, कैसे हल किया करो। तो ये हल जब आप करोगे वहाँ पर तो लिखोगे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न में विलय की मात्रा कितनी दी हुई है? विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 4 ग्राम दिया हुआ है, 4 ग्राम। और विलायक यानी जल विलायक का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? द्रव्यमान कितना हुआ दिया हुआ है? 100 ग्राम, ठीक। 100 ग्राम से लिख देते हैं। अणुभार दिया नहीं हुआ है तो NaOH का अणुभार जो होता है या आणविक द्रव्यमान, NaOH का आणविक द्रव्यमान, आणविक या अणुभार से बोला जाता है, द्रव्यमान कितना होता है? 23 इसका हो जाएगा, 16 ये और 1 या 17, यानी 23 + 17 बराबर कितना हो जाएगा? 40। तो आणविक द्रव्यमान इसका होता है 40। तो इसे इन वैल्यू को जो आप इस फार्मूले में रखोगे तो निकाल लीजिए इसी फार्मूले में द्रव्यमान मोलरता बराबर, अर्थात मोललता क्या किस तरीके से निकलेगा? सीधे हम डायरेक्ट द्रव्यमान कितना है इसका? विलय का 4 ग्राम, विलय का अणुभार
आणविक द्रव्यमान कितना है 40 हो गया, बटे विलाय का द्रव्यमान कितना है 100। इसे किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, जिस तरह यहाँ पर है इसे 1000 से भाग दे देंगे, तो आर अपना क्या हो जाएगा 4। इसको अगर भाग देते कि 4, चलिए 40 नीचे आ जाएगा और 100 इस तरीके से हो जाएगा और 1000 ऊपर चला जाएगा। ठीक, ये बटे में था, तो क्या होगा, ये 0 कट गया, तीनों 0 कट गए, तो ये कट गया, 4 कट गया, अर्थात 1 मोलरता 1 मोल प्रति किलोग्राम मिलाएगा, किलोग्राम, यानी NaOH के 1 मोल 1 किलोग्राम में घुला हुआ है, इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक, यानी 1.0 भी कर सकते हो, यानी 1 मोल तुम्हारा NaOH ऐसे लिख दो, नहीं तो उसे 10 कोई समझ लेगा, ज़्यादा बेटर है। 1 मोल प्रति किलोग्राम में है, अर्थात इसकी मोललता जो है 1 है। समझ गए? तो इस तरीके से ये मोललता के क्वेश्चन भी छात्रों हल किए जा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी, नॉर्मलता की। अब बात कर लेते हैं नॉर्मलता की। नॉर्मलता, इसे बोलते हैं नॉर्मेलिटी। और इसे कैपिटल N से इंडिकेट किया जाता है नॉर्मलिटी को। ठीक, तो छात्रों नॉर्मलता क्या होती है, सीधे सीधे फार्मूले की बात कर देते हैं। नॉर्मलता क्या होती है, किसी भी विलयन के 1 लीटर में, किसी भी विलयन के 1 लीटर में विलय के घुले हुए ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। तो यहाँ क्या उसका सूत्र हो जाएगा, सीधे सूत्र की ही बात कर लेते हैं डायरेक्ट। क्या हो जाएगा छात्रों, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। ठीक, विलयन का आयतन लीटर में। तो ग्राम तुल्यांक कैसे निकाले जाएंगे छात्रों, ये इसका फार्मूला क्या होता है, चलिए हम बात कर लेते हैं। विलय का, वही बात, विलय का द्रव्यमान, देखिए कैसे होता है, विलय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाई तुल्यांकों संख्या का निकालनी है, विलय का तुल्यांकी भार, विलय का तुल्यांकी भार या तुल्यांकी द्रव्यमान, बात वही बोला जाता है। ठीक है, वैसे मोस्टली तुल्यांकी भार बोला, तुल्यांकी भार बटे, अगर विलयन का आयतन ml में हो जाए, तो अगर ml में हो, मान लीजिए हम ये ml में है, तो इसे 1000 से भाग दे दिया जाएगा, तो ये लीटर में हो जाएगा। अब इसको फार्मूले में डिराइव कर लीजिए, किस तरीके से फार्मूला बन जाएगा, विलय का द्रव्यमान अगर हम स्मॉल w मान लें, विलय का द्रव्यमान स्मॉल w, विलय का तुल्यांकी भार कैपिटल E से इंडिकेट किया जाता है, विलय का तुल्यांकी भार किससे इंडिकेट किया जाता है, कैपिटल E से, बटे विलय का आयतन अगर इस VmL में है तो बटे 1000 से इसे भाग दे देंगे। और यहाँ नॉर्मलिटी के लिए कैपिटल N ये हो जाएगा। नॉर्मलिटी के लिए जो हमने तुम्हें बताया था, यहाँ भी N लिख सकते हो, नॉर्मलता वही चीज़ है। तो क्या करोगे, यहाँ पर देख लीजिए आराम से, बहुत अच्छे फार्मूलाइज हो जाएगा। N बराबर ये W E नीचे आ जाएगा, 1000 ऊपर चला जाएगा, बटे ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा E इंटू V। जब आप डिवाइडेड कर लोगे, W को बाहर निकालोगे, तो W बराबर E N V बटे 1000। ये छात्रों सूत्र याद कर लीजिए, आराम से तुम अच्छे से सवाल लगा लोगे, इसमें नहीं रहेगी शायद है। अगर ये सूत्र आप याद कर लीजिए, W बराबर E N V बटे 1000, जहाँ पर
W बराबर क्या है यहाँ पर लिखे देते हैं छात्रों, विलेय का जहाँ W बराबर कैसे के आगे बात कर रहे हैं, विलेय का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में। ठीक। E क्या है, विलेय का तुल्यांकी भार अब सोच रहे हो तुल्यांकी भार क्या है, वो भी अभी बता देंगे। ये V क्या है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें, ml में, लीटर में नहीं होगा। और बाकी सब चीजें तुम्हारी E हो गया। N क्या है तुम्हारी, नॉर्मलता, क्या है, नॉर्मलता, ये नॉर्मलता है तुम्हारी। तो इस तरीके से आराम से अब बात आती है कि ये तुल्यांकी भार क्या है, तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है। तो छात्रों इसका सूत्र हम बताते हैं, E बराबर यानी तुल्यांकी भार बराबर विलेय का क्या होना चाहिए, अणुभार या आणविक द्रव्यमान, ठीक, या मोलर द्रव्यमान। ठीक, विलेय का आणविक, इसे अणुभार भी बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान बटे विलेय की अम्लता, क्षारकता या संयोजकता। हम सीधे सीधे यहां पर बोल सकते हैं, ऐसे बात कर लीजिए, अम्लता किसकी होती है, क्षार की, अम्लता या क्षारकता या संयोजकता, इतना याद रखो, संयोजकता। जैसे एक उदाहरण दे देते हैं, पूछ लिया जाए कि Na2CO3 का तुल्यांकी भार कितना है, तुल्यांकी भार कितना है। अगर ये प्रश्न पूछ दिया जाए तुल्यांकी भार में, तो विलेय का आणविक द्रव्यमान, इसका आणविक द्रव्यमान अभी हमने जस्ट ऐसे निकाला था, कितना होता है, 106 होता है भाई। 23 दूना 46, 12 इसके हो जाएंगे और 16 3 48। ठीक, तो ये जोड़ लोगे तो ये आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ये वाला 106। अब विलेय की अम्लता, ये क्योंकि ये क्षार है, क्षार की होती है अम्लता, अम्ल की होती है क्षारकता, और संयोजकता तो एक कॉमन चीज है, वही उसके परिपेक्ष में भी हो। तो संयोजकता मतलब संयोजन की क्षमता, कोई इलेक्ट्रॉन कितने त्याग रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, या कितने हाइड्रोजन त्याग रहा है, या कितने OH त्याग रहा है, या OH ले रहा है, इन सब चीज़ों के परिपेक्ष में होता है। ये अम्लों में भी संयोजकता होती है और क्षारों में भी संयोजकता होती है, तो कॉमन परिपेक्ष में हमने लिख दिया है संयोजकता। तो यहाँ अगर बात की जाए तो ये क्षार है, क्षार में 2 सोडियम में लवण के परिपेक्ष में लवण भी है, ये किस्म का ही समझ लीजिए। तो 2 सोडियम त्यागता है या टूटता है तो किसे हो जाता है, 2Na++ CO3 में 2 आयन, इस तरह का टूटता है, अर्थात 2 धनायन हो जाते हैं, 2 ऋणायन। तो इसकी ओवरऑल संयोजकता देखी जाए, अगर क्षार के परिपेक्ष में पूछी तो अम्लता इसकी अगर देखा जाए तो इसकी 2 है, और इसी संयोजकता भी अगर इसी जगह इस कंपाउंड की पूछी जाए तो संयोजकता किसकी, इस पूरे यौगिक की सोडियम के परिपेक्ष में कार्बोनेट की संयोजकता 2 है, तो उसके परिपेक्ष में यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक, तो 2 जब हो जाएगा तो 106/2 भाग दे दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 53, अर्थात इसका इक्विवेलेंट वेट ये कितना हो गया तुम्हारा, 53 हो गया, ये तुम्हारा हो जाएगा 53। इस तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हो। जैसे H2SO4 है, H2SO4 किसकी बात कर लेते हैं, H2SO4 का जो अणुभार होता है, विलेय का आणविक द्रव्यमान जो होता है 98 होता है, और इसकी संयोजकता यानी अम्ल है, अम्ल की क्या होती है, अम्ल की क्षारकता होती है, तो इसकी क्षार के हाइड्रोजन आयनों को 2 हाइड्रोजन आयनों को त्यागता है, तो इसलिए इसकी क्या हो जाएगी, अम्ल की क्षारकता क्या हो जाएगी, 2, या संयोजकता भी इसकी हम कह सकते हैं, संयोजकता भी इसकी 2 ही होती है, संयोजन की क्षमता हाइड्रोजन के साथ इसकी 2 ही है। तो जब भाग दे दोगे इसको तो कितना हो जाएगा, 2 चक्कू 8 और 2 9 18, अर्थात 49। इसका इक्विवेलेंट सल्फ्यूरिक अम्ल का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट वेट हमने निकालना बता दिया है। और आराम से आप यहाँ पर इक्विवेलेंट जब निकाल लोगे तो विलेय का द्रव्यमान जानते ही हो, विलयन का आयतन, इस फार्मूले में आप डाल करके आराम से इस तरीके से प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं छात्रों।
कोई हमें कठिनाई विशेष महसूस नहीं होती कि आपको कोई विशेष कठिनाई होगी अगर इस फार्मूले में आप डाल दोगे और इन सब चीज़ों को जानते होगे। ठीक छात्रों, तो इसका हम कोई सवाल नहीं यहाँ दे रहे हैं, इतना बता दे रहे हैं कि अगर सोल्यूशन कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि सेमी नॉर्मल है या डेसी नॉर्मल है तो सेंटी नॉर्मल है, तो इसका मतलब समझने की थोड़ी ज़रूरत होती है। डेसी नॉर्मल का मतलब होता है n/10 नॉर्मलता है उसकी, सेंटी नॉर्मल का मतलब होता है n/100 है नॉर्मलता उसकी। ठीक, और नॉर्मल का मतलब अगर नॉर्मल हो जाता है तो 1 नॉर्मलता है उसकी, अगर वैसे पूछ लिया जाए 1 नॉर्मल है। ठीक, तो इस तरीके से पूछ दिया जाता है कभी कभी प्रश्न कि मिलेन देसी नॉर्मल है, सेंटी नॉर्मल है, 1 नॉर्मल है, तो इसका मतलब देसी नॉर्मल का मतलब ये, सेंटी नॉर्मल का मतलब n/100 और 1 नॉर्मल मतलब नॉर्मल है, मिलेन की नॉर्मलता 1 है। ठीक, तो ये नॉर्मल, इस तरह के प्रश्न अक्सर आ जाते हैं छात्रों। तो ये तुम्हारा हो गया नॉर्मलता क्या होती है।